मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बैठो। कहाँ तक हो गया था? जीवन अवस्था चल रही थी। रणधीर। तो कोशिका चक्र के इंटरफेस की पहली अवस्था जीवन शुरू किया था। और क्या क्या कार्य जीवन फेज में होगा बताया था कुछ। जीवन अवस्था दरअसल एक आवश्यक वृद्धि अवस्था कह सकते हैं, जो हर कोशिका में बनने के तुरंत बाद शुरू होती है। क्या क्या कार्य बताए थे यहाँ पर? हम्म? ज्यादातर सारे संश्लेषण के कार्य हैं। पहले बायोमोलिक्यूल बनेंगे, माइक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल, फिर इन बायोमोलिक्यूल से कोशिकांग बनेंगे। ठीक है। तो ये एक आवश्यक वृद्धि है। कोशिका की साइज बढ़ेगी, वॉल्यूम साइटोप्लाज्म का भी बढ़ेगा। तो एक बेसिक वृद्धि है जो हर सेल को आवश्यक होती है। सेल आगे जो भी काम करे, लेकिन ये एक न्यूनतम वृद्धि है। अब अगर आपसे कभी पूछा जाए कि सबसे ज्यादा वृद्धि कोशिका की किस अवस्था में होती, तो ये जीवन अवस्था रही। अब इसके आगे जो वृद्धि होगी वो कार्य के हिसाब से थोड़ी बहुत होगी, जितनी जरूरत है। अच्छा, जीवन अवस्था के उत्तरार्ध में आते आते, अंत में आते आते, कोशिका एक चेक पॉइंट पर पहुंचती। बताया था, वो डायग्राम बना लिया सबने? ठीक है। अब वो चेक पॉइंट वाली बात बतानी थी, वृद्धि का तो बात बता ही दिया था। अब चेक पॉइंट पर पहुंचती है, यहां कोशिका के पास तीन विकल्प हैं। क्या क्या विकल्प बताए थे? या तो वो चेक पॉइंट क्रॉस कर जाए, चेक पॉइंट क्रॉस करेगी तो वो अगली अवस्था एस फेज में और जी टू फेज में जाएगी। मतलब ये तय है कि वो विभाजन करेगी। कई कोशिकाएं जिनको अलग कार्य दिया होता है, वो यहां से जीवन अवस्था से बाहर निकल के एक और अवस्था जी जीरो में चली जाती। वो वहां अपने कार्य, अपने विभेदन के हिसाब से थोड़ी बहुत वृद्धि करके अपना कार्य करती, वो विभाजन नहीं करती। एक विरल रूप से तीसरी अवस्था भी मानते हैं, जहां कई बार कोशिकाएं न तो तुरंत चेक पॉइंट क्रॉस करती है, न जी जीरो में जाती है, वो वहीं रुकी रह जाती। ये वैसे बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं होता, लेकिन थोड़े समय के लिए कोशिकाएं वहीं रुक भी सकती। तो इस तरह से तीन विकल्प होते हैं। ठीक है। जी नॉट या जी जीरो में जाने वाली कोशिकाएं, कई बार कहा जाता है कि वो कोशिका चक्र जीवन फेज छोड़ के बाहर आ गई, एग्जिट कहा जाता है इसको। लेकिन कभी कभी वो पुनः एंटर कर जाती। बहुत आवश्यकता होने पर जी जीरो की कोशिकाएं भी वापस विभाजन कर सकती हैं, लेकिन कुछ कोशिकाएं हैं जो नहीं भी करती। ठीक है। तो चेक पॉइंट वाला पार्ट इसमें हमारा बचा हुआ था, जीवन फेज। इस अवस्था या इस फेज के अंत में कोशिका एक चेक पॉइंट पर पहुंचती है। इस चेक पॉइंट का क्या नाम बताया था, जिसे जीवन एस चेक पॉइंट कहा जाता है? जीवन एस चेक पॉइंट कहते हैं।
यहां पर कोशिका के पास 3 विकल्प होते हैं। चेक पॉइंट पर 3 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प क्या है? कोशिका चेक पॉइंट क्रॉस कर जाए, कोशिका चेक पॉइंट पर रुकी रहे। और तीसरा विकल्प होता है कोशिका चेक पॉइंट से पहले जीवन अवस्था से बाहर आ जाए, जीवन अवस्था से बाहर आ जाए। तीनों विकल्प के अपने अपने परिणाम हैं। चेक पॉइंट क्रॉस कर जाए, अगर हम इसको आगे देखें तो इससे क्या हो जाए? क्रॉस करने पर यह पहले एस अवस्था व बाद में G2 अवस्था में प्रवेश करती है। चेक पॉइंट क्रॉस करने का मतलब कोशिका एस अवस्था और G2 अवस्था में प्रवेश करेगी और यहां पर कोशिका निश्चित रूप से विभाजन करेगी। चेक पॉइंट क्रॉस करने वाली कोशिकाएं निश्चित रूप से विभाजन करती हैं। जो चेक पॉइंट पर रुकी रहती हैं, यह कुछ समय बाद या तो चेक पॉइंट क्रॉस कर लेती हैं या G0 अवस्था में चली जाती। जो कुछ देर के लिए यहीं रुक जाती हैं, उनका भविष्य बाद में तय होता है। हो सकता है वो बाद में क्रॉस कर जाए या हो सकता है बाद में वो G0 में चली जाए। आम दो ही है, या तो क्रॉस कर जाएंगे या G0 में चले जाएंगे। थोड़ी देर के लिए अगर कोई रुक भी जाता है तो वो उसके बाद में जाके होगा। और ये जीवन अवस्था से बाहर आ जाती है तो यह सेल G0 अवस्था इसे क्वीसेंट फेज भी कहते हैं, एक शांत अवस्था कहा जाता है इसे। G0 अवस्था में प्रवेश कर जाती है। जो जीवन से बाहर आ जाती है वो G0 अवस्था में प्रवेश कर जाए। और G0 अवस्था में यहां कोशिका अपने कार्य के अनुसार विशिष्टीकृत हो जाती है। कार्य के अनुसार विशिष्टीकृत होना क्या कहलाता है? विभेदन। G0 में जाने वाली कोशिकाएं विभेदित हो जाती हैं, डिफरेंशिएट हो जाती हैं।
और जो विभेदित हो जाती हैं ये जो कोशिकाएं हैं, ये सेल आगे विभाजन नहीं करती। G0 में जाने वाली कोशिकाएं अब आगे फर्दर विभाजन नहीं करती है। अब ये एक स्पेशल अवस्था है कि कभी कभी कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में G0 अवस्था की कोशिकाएं पुनः जीवन अवस्था में प्रवेश कर जाती हैं और विभाजन करने लगती हैं, जैसे हमने कहा था लीवर सेल। और ये भी कब, जब रीजनरेशन होता, मान लीजिए लीवर कहीं टूट जाता है या कुछ खंडित हो जाता है, तो पुनरुद्भवन रीजनरेशन के समय विभेदित कोशिकाएं पुनः विभाजन करने लग जाती। अगर हम जंतुओं की बात करेंगे तो रीजनरेशन, पौधों में तो द्वितीयक वृद्धि सुना होगा, उस समय भी यही होता है। वहां पर भी जो स्थायी परमानेंट कोशिकाएं हैं वो वापस जो है G0 में से G1 में चली जाती। रीजनरेशन के समय और भी अगर लिखना चाहे तो अलग से लिख लें, पौधों में द्वितीयक वृद्धि के समय ये चीजें रहती। कोशिका चक्र में इंटरफेस सबसे बड़ी अवस्था है, और इंटरफेस की भी जो पहली अवस्था है जीवन अवस्था सबसे बड़ी और मुख्य अवस्था होती है, जहां अंत में चेक पॉइंट के आधार पर कार्य का निर्धारण होगा कि आगे क्या करना है। अब जीवन अवस्था के बाद जो G0 में चली जाती है वो तो उनके कार्य के हिसाब से अपना विशिष्टीकरण कर लेती हैं। अब जो जी चेक पॉइंट क्रॉस करके एस फेज में आ जाती है, उनमें आगे क्या होना है, विभाजन आगे कैसे बढ़ेगा। जीवन अवस्था के बाद अगली अवस्था आती है एस फेज, एस अवस्था।
जैसे ही चेक पॉइंट क्रॉस किया जाता है तो ये तय हो जाता है कि अब आगे विभाजन करना है। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि जैसे कोशिका ये तय कर लेती है कि विभाजन करना है तो वो सबसे पहले क्या काम करती है, अपने सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को डबल करती है, यानी कि डीएनए को। अपने आनुवांशिक पदार्थ डीएनए की मात्रा दुगुनी की जाती है और वो काम होता है एस फेज। तो एस फेज तुलनात्मक रूप से काफी छोटा और बहुत विशिष्ट होगा, यहाँ काम भी बड़े विशिष्ट होंगे। तो इस अवस्था में सिंथेटिक इस फेज में कोशिका अपने केंद्रकीय डीएनए जो केंद्रक में मिलता है, केंद्रकीय डीएनए का अपने सारे केंद्रकीय डीएनए का रिप्लिकेशन करती है। रिप्लिकेशन करती है वह इसकी मात्रा दुगुनी कर देती है। तो केंद्रकीय डीएनए का रिप्लिकेशन सबसे मुख्य कार्य जो एस अवस्था में होता है। कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है कि भाई एस अवस्था में मुख्य कार्य क्या है, या डीएनए रिप्लिकेशन किस अवस्था में होता है। इस अवस्था का मेन काम है डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए रिप्लिकेशन तो लिखते हैं, पर ध्यान दीजिएगा मैंने केंद्रकीय लिखा है। केंद्रक वाला जो मुख्य डीएनए होता है उसी की बात चल रही। कोशिका में और भी डीएनए है, कोशिका द्रव्य के, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। ये न्यूक्लियर डीएनए है जिसका रिप्लिकेशन होगा और पूरी मात्रा डबल हो जाती है। ठीक है, यदि अगर मैं ये मान लूं कि एक डिप्लॉइड कोशिका में 2C डीएनए की मात्रा है, तो अभी यहाँ कितनी हो जाएगी, 4C हो जाती है। आमतौर पर C जो होता है वो डीएनए की मात्रा के दर्शाने के लिए होता है। 2n कहेंगे तो वो तो द्विगुणित संख्या हो जाएगी। 2C जो है वो डीएनए की मात्रा के लिए होता है, तो 2C से यहाँ पर 4C हो जाती है। एक डिप्लॉइड सेल में यदि डीएनए की मात्रा 2C है तो एस फेज के बाद यह 4C हो जाती है। 2C से 4C। डीएनए की संख्या बढ़ जाती है, डीएनए जितना है उससे डबल हो जाए। डीएनए यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई नग्न रूप में नहीं मिलता है, डीएनए हमेशा क्रोमेटिन तंतुओं के रूप में पाया जाता है, पता होगा। प्रत्येक क्रोमेटिन तंतु में कितना डीएनए होता है? इतना तो अपन ने जेनेटिक्स में पढ़ लिया है। क्रोमेटिन का एक धागा, इसमें कितना डीएनए होता है? कितना? आवाज नहीं निकल रही, जबकि सारी जेनेटिक्स पढ़ के बैठे हो। एक डीएनए होता है। एक क्रोमेटिन तंतु ही संघनित होकर के, फोल्ड होकर के एक गुणसूत्र बनाता है। अभी तो अपन अंतरावस्था में तो आपको गुणसूत्र नहीं दिखेंगे, अभी क्रोमेटिन तंतु होते हैं। प्रत्येक क्रोमेटिन धागे में एक डीएनए होता है, लेकिन एस अवस्था के बाद प्रत्येक क्रोमेटिन धागे में 2 डीएनए हो जाएंगे। ठीक है, तो यूं तो आमतौर पर तो एक ही डीएनए होता है, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए बढ़ जाएगा, क्योंकि अपन ने क्या किया है, रिप्लिकेशन। क्रोमेटिन तंतुओं की संख्या नहीं बढ़ेगी, केवल प्रत्येक क्रोमेटिन के अंदर डीएनए की संख्या बढ़ जाएगी। मानव का उदाहरण लेते हैं। मानव की अंतरावस्था में कोशिका में कितने क्रोमेटिन तंतु होंगे, बताओ, संख्या बताओ, कितने क्रोमेटिन तंतु हैं? सुना ही नहीं दिया मेरे को। 46 होते हैं। इसमें भी बोलने में डर लग रहा है, पता नहीं सही है कि नहीं। अरे गुणसूत्र कितने होते हैं? 46। लेकिन गुणसूत्र क्या हमेशा थोड़ी दिखते हैं? गुणसूत्र केवल प्रोफेज से टीलोफेज की इन 4 अवस्थाओं में दिखते हैं। बाकी आप कभी भी कोशिका देखोगे तो वो कौन सी अवस्था वाली मिलेगी? एक सामान्य कोशिका किस अवस्था में? अंतरावस्था में।
भाई विभाजन नहीं हो रहा है तो वो अवस्था कौन सी है? अंतरावस्था। उस समय क्रोमेटिन मिलेंगे, क्रोमोसोम नहीं मिलते। तो अगर क्रोमोसोम 46 दिखते हैं तो क्रोमेटिन तंतु भी कितने हैं? 46। उनके अंदर डीएनए कितने? 46 डीएनए। ये बात तुम पहले बता चुका हूं भाई। प्रत्येक क्रोमेटिन तंतु में एक डीएनए, 46 गुणसूत्र, 46 क्रोमेटिन तंतु, 46 डीएनए। ऐस अवस्था के बाद क्या हो जाएगा? डीएनए कितने हो जाएंगे? डीएनए डबल हो जाएंगे, 46 का डबल हो जाएगा, 92 डीएनए हो जाएंगे। क्रोमेटिन तंतु कितने रहेंगे? वो 46 ही रहेंगे। अब कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए वहां पर कह देते हैं साहब क्रोमेटिन तंतु के बजाय क्रोमोसोम लिख देते हैं। अगर मान लीजिए कोई ये कहे कि ऐसी अवस्था में क्रोमोसोम की संख्या, तो भी 46 कहनी है। अपने को ये मानना पड़ेगा कि वो जो क्रोमेटिन तंतु है वही तो बाद में जाके क्रोमोसोम बनेंगे। हालांकि ऐसी अवस्था में क्रोमोसोम नहीं दिखते, लेकिन चलो कह देते हैं क्योंकि वही क्रोमेटिन तंतु और क्रोमोसोम बात तो एक ही है। तो क्रोमोसोम की संख्या, क्रोमेटिन तंतुओं की संख्या नहीं बदलती, केवल डीएनए की संख्या बदलती है। और प्रत्येक क्रोमेटिन के अंदर दो दो डीएनए हो जाते हैं। यही दो दो डीएनए बाद में जब हम अभी प्रोफेज मेटाफेज में आएंगे तो हमें सिस्टर क्रोमेटिड के रूप में नजर आएंगे। समझ में आ रही बात? तो यहाँ ये संख्या पर क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। प्रत्येक क्रोमेटिन तंतु जो कि बाद में क्रोमोसोम में परिवर्तित हो जाते हैं, अभी नहीं बाद में। क्रोमोसोम में परिवर्तित हो जाते हैं। प्रत्येक क्रोमेटिन तंतु में एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो एस फेज के बाद दुगुना हो जाता है। अर्थात प्रत्येक क्रोमेटिन तंतु में दो डीएनए मॉलिक्यूल हो जाते हैं। एस फेज के बाद क्रोमोसोम या क्रोमेटिन की संख्या नहीं बदलती है, किंतु डीएनए की संख्या डबल हो जाती है। तो यहाँ पर काफी बार क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैं बहुत क्लियर साफ साफ लिख रहा हूँ। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्या बढ़ेगा और क्या नहीं बढ़ेगा। तो क्रोमेटिन तंतु में एक डीएनए होता है जो एस फेज के बाद दुगुना हो जाता है। एस फेज के बाद प्रत्येक क्रोमेटिन तंतु में दो डीएनए हो जाते हैं। क्रोमेटिन तंतुओं की संख्या नहीं बदलती, केवल डीएनए की संख्या बदलती। अब जब डीएनए बढ़ रहा है, हमने मॉलिक्यूलर के चैप्टर में पढ़ा भी था कि डीएनए मतलब क्रोमेटिन तंतु और बनेगा। जब डीएनए बनेगा तो क्रोमेटिन तंतु भी तो बना, ठीक है। तो आपको डीएनए के साथ साथ और क्या चाहिएगा? क्रोमेटिन तंतु में डीएनए के साथ और क्या होता है? अकेला डीएनए होता है क्या? और क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन, पैकेजिंग पड़ी थी ना, यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जब डीएनए की मात्रा बढ़ रही है तो आपको हिस्टोन भी चाहिएगा। तो एक और सवाल आता है कि ऐसी अवस्था में कौन सा प्रोटीन सबसे ज्यादा बनता है? जीवन अवस्था में कौन से प्रोटीन बनते हैं बताया था? कौन से? संरचनात्मक और एंजाइमेटिक।
अब पूछा जाएगा, ये भी एग्जाम में आ चुका है कि एस अवस्था में कौन सा प्रोटीन बनता है, तो ध्यान रखिएगा कि एस फेज में हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण, हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण भी होता है, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस। एक काम यहां पर और होता है, एस फेज के अंत में सेंट्रियोल, सेंट्रियोल एक कोशिकांग है, जानते हो क्या कहते हैं इसको, तारक केंद्र, ठीक है। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल भी डबल हो जाता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन कहते हैं इसको, सेंट्रियोल भी दुगुना हो जाए। आमतौर पर एक सेंट्रियोल होता है, बढ़ के ये भी डबल हो जाएगा, दो हो जाएगी, तो इसको हम सेंट्रियोल डुप्लीकेशन भी कहते हैं। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन भी यही होगा। तो मुख्य रूप से यहाँ डीएनए रिप्लिकेशन होगा, डीएनए की मात्रा डबल हो जाएगी, प्रत्येक क्रोमेटिन के अंदर डीएनए डबल हो जाएगा, दो दो हो जाएंगे, क्रोमेटिन की संख्या नहीं बढ़ेगी। ओके, इसके अलावा हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण और सेंट्रियोल डुप्लीकेशन भी होगा। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखें, क्योंकि डीएनए की बात चल रही है तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, साइटोप्लाज्मिक डीएनए, कोशिका द्रव्य डीएनए, इसके रिप्लिकेशन का कोई निर्धारित अवधि नहीं है। साइटोप्लाज्मिक डीएनए कौन कौन सा होता है, एक तो होता है एम्प्टी डीएनए, क्या बोलेंगे इसको, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, और एक होता है सीपीडीएनए, क्लोरोप्लास्ट डीएनए। साइटोप्लाज्मिक डीएनए सेल साइकिल की किसी भी अवस्था में, किसी भी अवस्था में आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता अनुसार रिप्लिकेट हो जाता है। कोशिका द्रव्य के डीएनए को यह बाध्यता नहीं कि वो एस फेज में डबल हो। कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का डीएनए किसी भी अवस्था में आवश्यकता अनुसार रिप्लिकेट हो जाएगा, उसके लिए एस फेज का इंतजार करने की जरूरत नहीं। इवन जैसे जीवन अवस्था, G2 अवस्था, जब भी हम विभाजन या वृद्धि कर रहे हैं तो वृद्धि के टाइम माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी तो बढ़ेगी, क्लोरोप्लास्ट की संख्या भी बढ़ेगी। तो ये उन अवस्थाओं में भी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया डबल होंगे, डीएनए भी रिप्लिकेट हो जाएगा। तो ये तो जीवन अवस्था, एस अवस्था, G2 अवस्था, किसी भी अवस्था में रिप्लिकेट हो सकते हैं। हम यहाँ जो बात कर रहे हैं ये केंद्र की डीएनए की बात हो रही। तो G2 फेज के, सॉरी, जीवन के बाद एस फेज की ये मुख्य कार्य है, दो तीन मेन कार्य जो ध्यान रखने हैं अपने को। उसके बाद तीसरी अवस्था आती है G2 फेज, इसे गैप 2 भी कहा जाता है, सेकेंड ग्रोथ फेज भी बोल सकते हैं, G2 फेज।
अब G2 अवस्था में देखिए ये एक वृद्धि अवस्था है जो डीएनए रिप्लिकेशन की समाप्ति के बाद शुरू होता है। इसमें भी वापस वृद्धि का ही कार्य है, लेकिन यहाँ वृद्धि जो है वो किसको ध्यान में रख के की जाएगी? विभाजन को ध्यान में रख करके वृद्धि करेंगे। यहाँ भी सूक्ष्म अणु, बृहद अणुओं का संश्लेषण, कोशिकाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी, सारा काम होगा। लेकिन अब हमें ये ध्यान रखना है कि विभाजन के आधार पर 2 पुत्री कोशिकाओं में सबको बांटना है, इसलिए बढ़ा रहे हैं आप। तो ये वृद्धि जो है उसके हिसाब से होती है। अच्छा, यहाँ किस प्रकार के प्रोटीन, देखिए प्रोटीन को लेकर के क्वेश्चन अलग से आता है कि G1 में किस प्रकार के प्रोटीन, G2 में किस प्रकार के और एस फेज में किस प्रकार के। यहाँ जो प्रोटीन बनते हैं वो संरचनात्मक प्रोटीन ज्यादा बनते हैं, ठीक है। तो इस अवस्था में G2 फेज में मुख्यतः स्ट्रक्चरल प्रोटीन, संरचनात्मक प्रोटीन, जिसमें एक विशिष्ट नाम है ट्यूबुलिन। सर, ट्यूबुलिन एक प्रकार का संरचनात्मक प्रोटीन है। इसमें मुख्यतः संरचनात्मक प्रोटीन ट्यूबुलिन का निर्माण होता है। अब यहाँ ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण काफी होता है। अब जानते हैं ऐसा क्यों होता है? या मेनली ट्यूबुलिन प्रोटीन बनाएंगे। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन हमारी सूक्ष्म नलिकाएं और कोशिकीय कंकाल बनाने में काम आता है। सूक्ष्म नलिकाएं सुना है? ये सब कोशिकीय कंकाल, कोशिका में बड़े बड़े पाइप जैसी संरचनाएं होती। और यही ट्यूबुलिन प्रोटीन ज्यादा क्यों बना रहे? क्योंकि हमें पता है कि इसके बाद आनी है एम अवस्था, विभाजन अवस्था, और वहां हमें स्पिंडल तंतु बनाने पड़े, ठीक है। स्पिंडल और एस्टर रेज बनती हैं, तर्क तंतु और ये जो भी हैं, इनमें सब में क्या चाहिए? ट्यूबुलिन। तो अब आगे एम अवस्था में इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर ट्यूबुलिन की मात्रा बढ़ाई जाती है। ट्यूबुलिन प्रोटीन काफी सारा बना के रखा जाता है। यही सब बाद में स्पिंडल तंतु बनाने में काम आएंगे। अब यहाँ देखिए डीएनए का रिप्लिकेशन तो हो चुका, लेकिन कभी कभी डीएनए रिप्लिकेशन के समय डीएनए में कोई डैमेज या कोई टूट फूट हो सकती है। अगर रिप्लिकेशन के दौरान डीएनए में कोई डैमेज होता है, डीएनए में यदि कोई डैमेज या टूट फूट हुई है तो इस अवस्था में डीएनए में रिपेयर किया जाता है। डीएनए रिपेयर का काम G2 अवस्था में होगा। डीएनए रिप्लिकेशन तो कहाँ हो गया? एस फेज में। अब अगर कोई मान लीजिए डैमेज, कोई टूट फूट हुई है, तो G2 अवस्था में डीएनए रिपेयरिंग होगी। डीएनए डैमेज अगर कोई है तो उसको रिपेयर किया जाएगा, रिपेयरिंग की जाएगी। यहाँ पर श्वसन, रेस्पिरेशन दर बढ़ जाती है तथा एटीपी संग्रहित किए जाते हैं। अब आगे एम अवस्था में हमें काफी ऊर्जा चाहिएगी, तो उसकी ऊर्जा भी काफी कुछ इकट्ठी कर ली जाती। विभाजन में तो काफी एनर्जी चाहिए, तो श्वसन की दर बढ़ा करके ज्यादा से ज्यादा एटीपी बना करके एटीपी भी संग्रहित कर लिए जाते हैं। G2 अवस्था कोशिका को विभाजन या एम फेज के लिए तैयार कर देती है। यहां पर भी ध्यान रखने वाली बात है कि इस अवस्था के अंत में एक चेक पॉइंट होता है। यहां भी एक चेक पॉइंट है अंत में।
एक चेक पॉइंट होता है जिसे G2M चेक पॉइंट कहते हैं। G2M चेक पॉइंट जैसे जीवन अवस्था के अंत में एक चेक पॉइंट है, ऐसे G2 फेज के अंत में भी एक चेक पॉइंट अपने डायग्राम में भी बना रखा था। चेक पॉइंट होता है G2M चेक पॉइंट। इस चेक पॉइंट को क्रॉस करने के बाद M फेज आरंभ हो जाती है। जैसे ही कोशिका G2M चेक पॉइंट को क्रॉस करती है, इंटरफेज की समाप्ति हो जाती। केवल G2 की समाप्ति नहीं हो रही, G2 फेज के साथ साथ अंतरावस्था भी खत्म हो जाएगी और M फेज स्टार्ट हो जाता। तो तीनों अवस्था में क्या क्या काम हुए ये हमें अच्छे से ध्यान रखना है। GS फेज और G2 फेज विशिष्ट फेज में आती हैं। यहाँ पर लिमिटेड काम है और कौन कौन से काम है यही बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि G2 फेज के काम, S फेज के काम बिल्कुल क्लियर है। डीएनए रिप्लिकेशन होगा, डीएनए की मात्रा डबल हो जाएगी, प्रत्येक गुणसूत्र में, प्रत्येक क्रोमेटिन में डीएनए की मात्रा डबल। और इसके अलावा डीएनए रिप्लिकेशन के अलावा एस फेज में और क्या काम है? हिस्टोन प्रोटीन संश्लेषण और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन, ये दो काम और बाकी डीएनए की संख्या बढ़ जाएगी। गुणसूत्रों की या क्रोमेटिन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, ये ध्यान रखना है। जैसे रिप्लिकेशन पूरा हुआ स्वतः ही शुरू हो जाएगी G2। अब G2 में वृद्धि का काम है, विभाजन करना है, पुत्री कोशिकाओं में चीजें बराबर बांटनी है, इसलिए यहाँ पर और चीजें बनेगी, संश्लेषण होगा, कोशिकांग बनेंगे, उनकी मात्रा बढ़ेगी। ये वृद्धि का कार्य है पूरा। ठीक है, मुख्यतः यहाँ पर कुछ विशेष बातें और है कि ट्यूबुलिन प्रोटीन काफी बना के रखा जाएगा जो आगे स्पिंडल बनाने में काम आएगा। ठीक है, और क्या करा है? डीएनए का रिपेयरिंग सारा इसी अवस्था में होगा, साथ में श्वसन दर बढ़ेगी, एटीपी का संग्रहण होगा। तो ये जो सारी चीजें हैं ये अब अंतिम तैयारियां, मतलब अंतिम दौर में है कि अब जो है कोशिका विभाजन के लिए पूर्णतया तैयार है। और फिर एक चेक पॉइंट आता है जिसको क्रॉस करके ये एम फेज में आ जाती। तो ये हमारा पूरा इंटरफेस वाला भाग हुआ कि अंतरावस्था में, सेल साइकिल की अंतरावस्था जो कि सबसे बड़ी अवस्था है, उसमें क्या क्या कार्य होगा। जैसे ही G2 फेज खत्म हुई, इंटरफेस भी खत्म, और उसके बाद अगला भाग शुरू होता है कोशिका चक्र का दूसरा भाग, एम फेज। एम फेज इंटरफेस की तुलना में छोटी व विशिष्ट अवस्था रहती है। ये छोटी अवस्था है। सेल साइकिल का कितना समय इसमें माना जाता है? सेल साइकिल का 5 से 10% समय एम फेज में लगता है, 5 से 10% का टाइम। तो जहां 90 से 95% समय में इंटरफेस चलती है, उसकी तुलना में एम फेज काफी छोटी अवस्था रहेगी। यह कोशिका के विभाजन की अवस्था है। विभाजन की अवस्था है और प्रत्येक कोशिका दो पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। तो विभाजन की वास्तविक अवस्था यही, इसे हम कोशिकीय जनन भी कहते हैं, रिप्रोडक्शन। क्या कहा था? वृद्धि और जनन। तो ये विभाजन की वास्तविक अवस्था है।
कोशिका के संदर्भ में अगर बात करें तो ये सेल्यूलर रिप्रोडक्शन, कोशिकीय जनन कहा जाता है, जिसमें एक कोशिका दो पुत्री कोशिकाएं बनाती है। अब इस अवस्था की खास बात क्या है, इसमें होने वाले गतिविधियों और कार्यों को माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है। इसको माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है। अतः इसकी क्रिया विधि ज्ञात है, इसका मैकेनिज्म हमें अच्छे से पता है, यहाँ क्या क्या काम होते हैं बहुत अच्छे से देखे जा सकते हैं, माइक्रोस्कोप में दिखाई देते हैं। अब अगर हम गुणसूत्र और क्रोमेटिन के आधार पर देखें तो एस अवस्था में क्या किया था, मैंने प्रत्येक क्रोमेटिन के अंदर डीएनए दो कर दिए थे। एम अवस्था क्या काम करती है, प्रत्येक क्रोमेटिन या क्रोमोसोम के अंदर जो दो डीएनए हैं उनको वापस अलग करती है और दोनों को दो पुत्री कोशिकाओं में भेज देती है। तो वास्तव में देखा जाए तो यह जो डीएनए जो डबल हुआ है उसका बंटवारा है, और यही कार्य यहाँ पर किया जाता है। एम फेज के अंदर क्या होगा, इसमें प्रत्येक क्रोमेटिन या क्रोमोसोम भी बोल सकते हो में उपस्थित दो डीएनए मॉलिक्यूल को पृथक करके उन्हें दो अलग अलग पुत्री कोशिकाओं में पुत्री कोशिकाओं में बांट दिया जाता है। तो पहले एक ही डीएनए था, एस अवस्था में दो डीएनए हुए, अब इनको वापस अलग अलग करके दो पुत्री कोशिकाओं में बांट दिया जाता है। साथ ही में समस्त कोशिकांगों जो और बाकी सेल ऑर्गेनल हैं को भी दोनों पुत्री कोशिकाओं में बांट दिया जाता है। तो डीएनए का भी बंटवारा हो जाता है और कोशिकांग और बाकी जो चीजें हैं उनको भी पुत्री कोशिकाओं में बराबर बांट दिया जाता है। विभाजन का कार्य का मतलब यही है कि सारी डीएनए कोशिकांग को पुत्री कोशिकाओं में बांट दिया जाता है। मेनली अपने को यहाँ डीएनए और गुणसूत्र का ध्यान रखना है। कोशिकांगों का बंटवारा जो है आज भी पूरी तरह से किसी को ज्ञात नहीं। हम कहते हैं इसकी क्रियाविधि ज्ञात है, लेकिन क्रियाविधि में भी मुख्य रूप से केंद्रक में होने वाले कार्य दिखते हैं और नहीं दिखती चीजें। अब जैसे अगर अपन अभी तक जो अपन ने पढ़ा उसके हिसाब से देखें, मान लीजिए ये एक क्रोमेटिन तंतु है, तो इसके अंदर कितना डीएनए है, ये देखिए एक क्रोमेटिन। अब देखिए पूरे सेल डिवीजन में क्या रहेगा, मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूं, और इसके अंदर डीएनए भी कितना, एक डीएनए। ये है आरंभिक अवस्था, समझ गए। अब इसमें हुआ एस फेज। एस फेज के बाद क्या हो जाएगा, अब इसके अंदर यूं समझ लो डीएनए कितने हो गए, दो। क्रोमेटिन लेकिन अभी भी क्या है,
क्योंकि ये जुड़े हुए हैं, मतलब कहीं से जुड़े हुए हैं, तो अभी भी यहाँ पर क्रोमेटिन कितना, एक, लेकिन डीएनए कितने हो गए, दो हो गए। समझ गए? मतलब यहाँ क्या था, यहाँ 2n और 2c था, यही रहा। एस फेज में क्या हो गया, 2n और c हो जाएगा। बात समझ में आई? n जो है गुणसूत्रों की संख्या है और c क्या है, डीएनए की संख्या। ये ध्यान रखना हमेशा। एस अवस्था हो गई। अब उसके बाद एम अवस्था शुरू होती है। तो एम अवस्था में ये संघनित होते हैं, ये बहुत लंबे लंबे हैं भी, और ये दोनों अलग अलग भी नहीं है, बिल्कुल पास पास चिपके रहते हैं, तो हमें एक ही दिखता है। फिर जब ये थोड़े छोटे होते हैं तो हमें एम फेज में फिर इस तरह से गुणसूत्र के रूप में ये नजर आते हैं। अब क्रोमेटिन की जगह इसको क्या बोलेंगे, गुणसूत्र। कितने गुणसूत्र, एक क्रोमेटिन था, क्या बन गया, तो ये क्या हो जाएगा, एक क्रोमोसोम। डीएनए कितना, डीएनए एक या दो, ये रहा ना। अब हर एक के अंदर कितना डीएनए, यहाँ ये एक डीएनए इसमें है, एक डीएनए इसमें है, तो यहाँ डीएनए अभी भी कितने हैं, दो हैं। ठीक है, ये बात हो गई यहाँ। अब यहाँ पर अच्छा, इस गुणसूत्र को अपन क्या कहेंगे, डायड। इसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स में बताया था। उसके बाद क्या होगा, ऐस अवस्था में जब आगे चलेंगे अपन, तो अब इनको आगे फिर अलग अलग किया जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो गए, अलग। कहां से अलग किया अपन ने, इस जगह से इसको अलग कर दिया। अब यहाँ पर प्रत्येक गुणसूत्र के अंदर एक एक डीएनए आ गया, तो अब यहाँ गुणसूत्र कितने हो गए, क्रोमोसोम कितने हो गए, दो क्रोमोसोम। ठीक है, और प्रत्येक में एक एक डीएनए, कुल मिला के तो दो डीएनए हैं, दो क्रोमोसोम हो गए और दो डीएनए हैं। ठीक है, यहां ध्यान रखना, प्रत्येक में एक, एक क्रोमोसोम में एक डीएनए वाली अवस्था फिर आ गई। आई बात यहां समझ में? अब इसके बाद इनका विभाजन हो जाएगा, मतलब ये बांट दिए जाएंगे, तो ये दो अलग अलग सेल में चले जाएंगे ऐसे। यही तो हुआ, ये एक सेल बन गई, ये क्या हो गया, दूसरी सेल। और बाद में इनके अंदर ये गुणसूत्र वापस किस रूप में आ जाएगा, अपने क्रोमेटिन तंतु के रूप में आ जाएगा। तो इनके अंदर देखिए कितना क्रोमेटिन, एक क्रोमेटिन और कितना, एक डीएनए हो गया। यही अवस्था हो गई इसमें भी और इसमें भी यही होगी। तो जो शुरुआत थी, इसको भी कोशिका में अगर बना लो, ये मान लीजिए एक कोशिका थी, अब कुल मिलाकर अंत में दो कोशिकाएं बन गई, दोनों में वही अवस्था आ गई जो पहले थी। लेकिन ये पूरे चरण होते हैं इसमें, पूरे सेल डिवीजन में ये चीज दिमाग में क्लियर रहनी चाहिए कि करते क्या है। अब इसमें एम अवस्था कहां से शुरू हुई थी, यहां के बाद इधर से ये सारी अवस्था क्या है, ये एम फेज है। समझ गए? अब ये कब दिखेगा, ये कब होगा, ये आगे बताएंगे भैया। ये मेटाफेज है, ये एनाफेज है, टीलोफेज है, आगे की एम फेज की अवस्थाएं आए। ठीक है, यानी कि जब एम फेज के अंदर हम शुरुआत करते हैं, गुणसूत्र जब शुरू करता है तो प्रत्येक गुणसूत्र में कितने डीएनए थे, दो। एम फेज क्या करता है, इस गुणसूत्र के दो डीएनए को अलग करता है, गुणसूत्र भी, संख्या भी और सारी चीजें वापस यही रह जाती। ठीक है, यहां ये एक गुणसूत्र के ये जो दो क्रोमेटिड बनते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। इनको सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। कुछ समझ में आया? कोई कंफ्यूजन अभी पूछ लें, वैसे अभी एम अवस्था पूरी आगे पढ़नी है, लेकिन एक बार को मैंने सारी चीजें आपको बता दी, कहाँ कितना डीएनए कितना गुणसूत्र रहता। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं घुमा फिरा करके, तो अपना कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। ये जो क्रोमोसोम बने, अब ये क्रोमोसोम कौन से होंगे, इनको बोलेंगे मोनाड। डायट से क्या हो गया, मोनाड। तो क्रोमोसोम की संख्या तो यहां आके डबल हुई, डीएनए तो अपन यहीं डबल कर चुके हैं, यहीं से दो दो ही चला रहे हैं। अब यहाँ के क्रोमोसोम भी दो, डीएनए भी दो, अब इनको अलग अलग कर दिया।
तो डीएनए की संख्या पहले डबल होती है, गुणसूत्र बाद में डबल होते हैं। काफी की देर तक तो गुणसूत्र एक ही चलता है। ठीक है, तो ये सारा काम एम फेज में होगा। हो गया सबका? एम फेज को भी फिर हम आगे दो हिस्सों में बांटते हैं। यहाँ पर भी केंद्रक का विभाजन ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो हमने गुणसूत्र और डीएनए की बात करी, और बाकी सारे कोशिकांगों का और कोशिका द्रव्य का विभाजन अलग बात होती है। तो एम फेज के भी दो भाग कर दिए जाते हैं, कैरियोकाइनेसिस
यानी कि केंद्रक विभाजन, और साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव्य विभाजन। इसमें से भी जो चीज हमें अच्छे से माइक्रोस्कोप में दिखती है वो कैरियोकाइनेसिस है। साइटोकाइनेसिस की चीजें भी हमें अच्छे से नजर नहीं आती। तो हमें कैरियोकाइनेसिस का क्रियाविधि पूरा अच्छे से ज्ञात है, साइटोकाइनेसिस की मैकेनिज्म अभी भी ज्ञात नहीं है पूरा। दो भाग होंगे। अब कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, ये हम आगे मियोसिस माइटोसिस के जब हम कोशिका विभाजन के प्रकार पढ़ेंगे उनमें आएगा, क्योंकि माइटोसिस में अलग प्रकार से होगा, मियोसिस में अलग प्रकार से। ठीक है, तो इसके आगे हम अब सेल डिवीजन के प्रकारों के साथ पढ़ेंगे कि दो अलग अलग प्रकार हैं जिनमें इनका कार्य अलग अलग रहेगा। एक चीज और है, पूरा जो मैंने कोशिका चक्र आपको बताया था, G1 अवस्था, S अवस्था, G2 अवस्था, M अवस्था, कोशिका चक्र का एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदलना, दूसरे से तीसरे में बदलना, कोशिका में आखिर कौन है जो ये सारा ध्यान रखता है कि कब कौन सी अवस्था आनी है, इसके बाद ये और इसके बाद ये, पूरा कोशिका चक्र कुछ प्रोटीन और एंजाइम की मदद से नियंत्रित होता है। हमने मॉड्यूल के अंदर कोशिका चक्र का नियंत्रण पूरा अच्छे से डिटेल में दिया है। आप ज्यादा डिटेल में न भी जाए, थोड़ा सा आगे हायर लेवल की चीजें हैं, हमें एनसीईआरटी में कहीं नियंत्रण ज्यादा दिया नहीं है। बस नियंत्रण कौन करते हैं उनके नाम ध्यान रखने हैं, नियंत्रण कैसे होता है उसकी मैकेनिज्म में जाने की खास जरूरत नहीं, बट नियंत्रण होता जरूर है। आखिर कोशिकाओं में भी ऐसे काम होते हैं जिससे पता चलता है कि अब अपने को G1 से S और S से G2 में जाना है, तो ये नियंत्रण है पूरा। ये नियंत्रण कुछ प्रोटीन और कुछ एंजाइम मिलकर के करते हैं। सारी अवस्थाओं का नियंत्रण, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलाव, ये सारा कंट्रोल कुछ प्रोटीन और एंजाइम की मदद से होता है। ये प्रोटीन जो होते हैं ये होते हैं साइक्लिन प्रोटीन। प्रोटीन का नाम है साइक्लिन, ये पूछा जाता है कई बार, साइक्लिन प्रोटीन। और जो एंजाइम है वो है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, इनको CDK भी कहा जाता है। CDK, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, इस एंजाइम का एक नाम ही है, उदाहरण के तौर पर CDC2 काइनेज। CDC2 काइनेज या CDK भी कहा जाता है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। और साइक्लिन प्रोटीन ये दो प्रकार के हैं, एक होता है S साइक्लिन और एक होता है M साइक्लिन। S साइक्लिन, M साइक्लिन। S साइक्लिन जो है वो G1 फेज में बनता है, G1 फेज में बनता है, वह S फेज में नष्ट हो जाता है। और M साइक्लिन G2 फेज में बनता है, वह M फेज में नष्ट हो जाता है। तो ये थोड़े से नाम अपने को ध्यान रखने कि पूरा कोशिका चक्र का नियंत्रण कुछ प्रोटीन और कुछ एंजाइम करते हैं। साइक्लिन प्रोटीन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज CDK, ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जो CDC2 भी कहा जाता है, ये इन साइक्लिन प्रोटीन का ही निर्माण करता है। साइक्लिन प्रोटीन दो तरह के बनते हैं, S साइक्लिन, M साइक्लिन। अब नाम S साइक्लिन है, लेकिन ये प्रोटीन हमेशा वृद्धि अवस्था में बनेंगे। वृद्धि अवस्था कौन कौन सी है, G1 और G2। ठीक है, तो S साइक्लिन बनता है G1 में, M साइक्लिन बनता है G2 में। ये G1 में बनता है और S में जाके खत्म हो जाता है, ये G2 में बनता है और M में जाकर खत्म होता है, इसी अकॉर्डिंग के नाम है। तो साइक्लिन प्रोटीन का बनना और फिर नष्ट होना, यही कोशिका चक्र की एक अवस्था से दूसरी अवस्था को बदलने को लेकर प्रेरित करता है कि कब कौन सी अवस्था बदलनी है, ये इनसे पता चलता है।
एम फेज के दो अवस्थाएं कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस है। इनके दोनों को डिटेल को हम अलग अलग विभाजन में अलग अलग पढ़ेंगे, इसलिए इसी के आगे हम विभाजन का प्रकार लेते हैं। नियंत्रण कैसे होता है, ये प्रोटीन और एंजाइम के नाम ध्यान रखें। कोशिका विभाजन की क्रियाविधि और बनी हुई पुत्री कोशिकाओं की प्रकृति ये बताती है कि विभाजन जो है 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का विभाजन है। पहला है एमाइटोसिस, दूसरा होता है माइटोसिस और तीसरा मियोसिस। एमाइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस, हिंदी में भी आजकल यही नाम यूज होते हैं, वैसे इनके हिंदी नाम भी हैं। एमाइटोसिस को हम असूत्री विभाजन कहते हैं, माइटोसिस को समसूत्री विभाजन और मियोसिस को अर्धसूत्री विभाजन। कई बार हमें अंग्रेजी में माइटोसिस की जगह यूमाइटोसिस भी लिखा जाता है, क्योंकि ये प्रिमिटिव है और ये वास्तविक है। ये असूत्री विभाजन, ये होगा समसूत्री विभाजन और ये अर्धसूत्री विभाजन। एमाइटोसिस सुना कभी? कई जगह हम पढ़ते हैं कोशिका, ये अपने मोनेरा, प्रोटिस्टा, वहां पर आपको ये नाम सुनाई देता है कई बार, एमाइटोसिस। तो कोशिका चक्र की आधारभूत चीजें यही है और इसी के साथ साथ ही विभाजन के प्रकार भी आगे बढ़ते हैं। और इनमें से एमाइटोसिस जो है ये छोटा सा हिस्सा है। मुख्य रूप से 2 विभाजन है, माइटोसिस एंड मियोसिस। पहले एमाइटोसिस की बात करेंगे। एमाइटोसिस या असूत्री विभाजन कोशिका विभाजन का ये सबसे पुराना प्रकार माना जाता है। इवोल्यूशन के हिसाब से देखें तो ये सबसे आद्य प्रकार, सबसे प्रिमिटिव होता है, सबसे आसान भी होता है, सरलतम है, समय भी कम लगता है, तो सबसे फास्ट होता है, तीव्रतम, तो सबसे तीव्र विभाजन, सरलतम, मोस्ट प्रिमिटिव। इसको डायरेक्ट सेल डिवीजन कहते हैं। और ये जो बाकी के दोनों हैं वो क्या कहलाते हैं? इनडायरेक्ट। ठीक है, यहाँ यूं समझ लीजिए, डायरेक्ट का मतलब है कि कोशिका को पकड़ के खींच के 2 हिस्सों में तोड़ दिया सीधे सीधे, इसलिए इसको डायरेक्ट सेल डिवीजन कहते हैं। यहाँ किसी तरह का कोई गुणसूत्र नहीं बनता, न कोई स्पिंडल तंतु बनते हैं, कुछ नहीं। यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस साथ साथ चलता है और कोई प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज भी नहीं होती। तो इसलिए इसमें समय कम लगता है और पूरी कोशिका को एक तरह से खींच के 2 भागों में तोड़ दिया गया है। बनी हुई पुत्री कोशिकाएं
पैतृक कोशिका या वो दोनों आपस में भी पूर्णतया समान नहीं होती, थोड़ा कम ज्यादा रहेगा, बट ये जल्दी जल्दी अगर विभाजन करना होता है तब ये काम। और ये कहाँ मिलता है क्या? अच्छा, इसके अध्ययन जो है सर्वप्रथम अध्ययन फ्लेमिंग द्वारा किया गया। फ्लेमिंग द्वारा किया गया और इसका नामकरण एमाइटोसिस नाम रिमेक द्वारा दिया गया। एमाइटोसिस कहाँ पाया जाता है? तो ये ध्यान रखिएगा, एमाइटोसिस या विभाजन समस्त प्रोकैरियोटिक जीवों में व कुछ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर कभी भी ध्यान रखना, प्रोकैरियोटिक जीवों में तो मुख्य विभाजन ही यही है। प्रोकैरियोटिक जीवों में माइटोसिस मियोसिस नहीं होता, वहां विभाजन होता ही कौन सा है? एमाइटोसिस। यूकैरियोट की भी कुछ कोशिकाओं में मिलता है। प्रोकैरियोट में जैसे आप कई बार एक नाम सुनते हैं बाइनरी फिशन, सुना है? द्विविखंडन। तो ये जो बाइनरी फिशन होता है ये दरअसल एमाइटोसिस, वो तो उस प्रक्रिया का नाम दे दिया अपन ने बाइनरी फिशन, लेकिन उसमें विभाजन कौन सा हो रहा है? एमाइटोसिस होता है, जो द्विविखंडन हम कहते हैं बाइनरी फिशन। यूकैरियोटिक सेल में कुछ यूकैरियोटिक सेल्स हैं जिनमें हमें एमाइटोसिस मिलता है, जैसे यीस्ट में, अमीबा में, पैरामीशियम। पैरामीशियम में दो केंद्रक होते हैं, जानते हैं? पैरामीशियम का जो बड़ा वाला केंद्रक होता है, वृहद केंद्रक, पैरामीशियम का वृहद केंद्रक जो है वो एमाइटोसिस से विभाजित होता है, मेगा न्यूक्लियस कहते हैं इसको। इसके अलावा कार्टिलेज सेल में ये देखा गया है, फीटल मेम्ब्रेन सेल, फीटल मेम्ब्रेन सेल्स, पौधों के एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म में फीटल मेम्ब्रेन सेल, कार्टिलेज, यीस्ट, अमीबा, पैरामीशियम का वृहद केंद्रक, ये जो हैं एमाइटोटिक विभाजन से कई बार विभाजन करते हैं।
एमाइटोसिस के बारे में दो तीन चीजें और ध्यान रखिएगा। कहाँ मिलता है ये तो खैर ये उदाहरण ध्यान रखने, यहाँ कोई गुणसूत्र नहीं बनेगा, न कोई स्पिंडल तंतु बनेगी, क्रोमोसोम स्पिंडल तंतु नहीं बनते हैं, केंद्रक का विभाजन डायरेक्ट माना जाता है, किसी तरह का कोई प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज जैसी अवस्थाओं में इसका विभाजन नहीं होता। ठीक है, यहाँ कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस साथ साथ ही चलते हैं, और बनने वाली अंतिम जो पुत्री कोशिकाएं हैं ये भी पूर्णतया एक दूसरे के समान नहीं होती। इसका डायग्राम से इसी तरह से बनाया जाता है, दोनों चीजें साथ साथ होती हुई दिखाई देंगी, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। कोशिकाएं थोड़ी वृद्धि करके बीच में से इसमें एक दबाव उत्पन्न होता है और ये डंबल आकार की दिखाई देती। डंबल जानते हैं, एक्सरसाइज करने में काम है। तो पहले बनता है डंबल शेप, उसके बाद ये थोड़ा और जब अंदर दबती है तो ये 8 के आकार की 8 शेप्ड दिखाई देती, और उसके बाद फिर ये दो हिस्सों में टूट जाती। साथ साथ में केंद्रक, या अब केंद्रक भी कह सकते हैं, और केंद्रकीय पदार्थ, क्योंकि प्रोकैरियोट में तो केंद्रक होता नहीं, तो वहां केंद्रकीय पदार्थ माना जाएगा, बाकी केंद्रक होगा यूकैरियोट्स में। तो ये यहाँ पर डंबल शेप की बनती हैं। और ये 8 शेप्ड संरचना, 8 के आकार की, और उसके बाद में ये पुत्री कोशिकाएं अलग हो जाती। एक डाउट और पूछा गया है ऑनलाइन, MTG 35 ईयर्स पुराने जो क्वेश्चंस की किताब है वो बायोलॉजी के लिए पर्याप्त है क्या? ये एक सवाल अभी बीच में आया। मैंने प्रीवियस ईयर के लिए आपको पहले भी बताया है, बताया था ना, बायोलॉजी में 35 साल पुराने क्वेश्चन करने का कोई अर्थ नहीं है। समझ गए ना? ये MTG वाले भी बेवकूफ बना रहे हैं, हर साल आते हैं, मैं डांट के भगा देता हूँ। जिस दिन 15 साल की किताब लाओगे उस दिन ही बच्चों को बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। आपको ये चीज ध्यान होनी चाहिए कि 2006 के पहले NCERT और बायोलॉजी का सिलेबस अलग था।
इसीलिए 2006 के पहले के क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है। आपको उसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको पढ़ाया ही नहीं गया है। पढ़ाया इसलिए नहीं गया है कि पहले की एनसीईआरटी अलग थी, और वो एनसीईआरटी अगर अभी होती ना तो आप लोग तो पढ़ ही नहीं पाते, इतना बड़ा सिलेबस था। अब तो उस एनसीईआरटी का एक चौथाई पढ़ते हो आप, जो ये बात की एनसीईआरटी 2006 से। अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं तो 2006 के बाद के करना है, उसके पहले के नहीं करने। समय मत खराब कीजिएगा, हर क्वेश्चन में अटकोगे। बाकी सब्जेक्ट का पूछ लीजिएगा, बायोलॉजी में तो कतई जरूरत नहीं है। ठीक है, बेकार में वो किताब खरीद के पैसे भी खराब नहीं करने हैं। आपको अपनी एक्सरसाइज में हर मॉड्यूल की एक्सरसाइज के एक्सरसाइज नंबर 3 में उस चैप्टर के 2006 से 2021-22 तक के पूरे क्वेश्चन हैं। तो प्रीवियस ईयर की और किताब खरीदने की आवश्यकता कहाँ है? फिर भी अगर किसी को लगता है तो अपने ऐप में सारे पेपर पड़े हुए हैं, फिर भी अगर खर्चा करना है तो साथियों को कचौरी खिला दो। और क्या? नहीं कि नहीं, मैं तो पैसा है तो मैं तो कुछ करूंगा ही, तो पार्टी दे दो भाई, बेवजह किताबें खरीद रहे हैं। आपको सारे प्रीवियस ईयर हर मॉड्यूल की एक्सरसाइज में है। ठीक है, ये बात मैं हर बार पहले भी कह चुका हूँ। और भी आपको नहीं, हमें तो पूरे एक साथ चाहिए, तो सब ऐप में दे रखे हैं, टॉपिक वाइज ईयर वाइज सब दे रखे हैं। कहीं कुछ लाने की जरूरत नहीं। और कहीं और से कर भी रहे हो तो पुराने क्वेश्चन छोड़ देना, 2006 के पहले के नहीं करने। और उसका कोई डाउट पूछने भी मत आना, डाउट भी नहीं बताया जाएगा। क्योंकि वो जो पढ़ाया ही नहीं टॉपिक आपको, तो क्या डाउट में क्या समझा देंगे आपको? और इस वजह से कहोगे कि ये टॉपिक सर ने ढंग से नहीं पढ़ाया, हमारे तो क्वेश्चन ही नहीं हो रहे। अरे क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहे? क्वेश्चन किस जमाने के वो तो देखो। हम्म। तो इसलिए वो करने की जरूरत नहीं है। अब इन्होंने बीच में पूछ लिया तो बताना जरूरी हो गया। चलिए, अगली क्लास में ये था एमाइटोसिस। अब अगली क्लास में माइटोसिस की शुरुआत करेंगे। विधिवत रूप से दो विभाजन है हमारे पास। एमाइटोसिस में इससे ज्यादा कुछ और है नहीं। माइटोसिस और मियोसिस, अगली क्लास में माइटोसिस शुरू करें। क्या? किताबें लिखने जितना समय होगा तो और पढ़ा देंगे ना। हम्म। हाँ, अच्छा लगता था।